मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी अवसान साम्यवादी गुट का जो अवसान हुआ था उसके वीडियो में पिछले 2 वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें और स्पष्ट करना बचा हुआ है। तो उसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सोवियत संघ और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव के पतन का आरंभ तो 19 अगस्त 1991 के असफल षड्यंत्र से ही हो गया था, पर इसका ठोस प्रमाण दिसंबर 1991 को मिला जब गोर्बाचोव और बोरिस एल्त्सिन ने एक समझौते द्वारा सोवियत संघ के सभी केंद्रीय संस्थानों को समाप्त करने का निर्णय लिया। गोर्बाचोव ने पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, इसकी केंद्रीय समिति को भंग कर दिया, पार्टी की जायदाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 25 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद से छुटकारा पा लिया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कर दिया गया तथा उसके गणराज्य स्वतंत्र हो गए। महाकाय सोवियत संघ के सरहदी इलाकों में जब जातीयता के तूफान ने अगड़ाई ली तो गोरे रूसियों के महान साम्राज्य की चूलें हिलने लगी। सोवियत संघ में अलगाववाद की खुली लहर की एक वजह तो गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियां तो थी ही, इसका काफ़ी श्रेय पूर्वी यूरोप में हुई राजनीतिक उथल पुथल को भी जाता है। सोवियत संघ की अल्पसंख्यक जातियां पूछती थी कि चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और हंगरी, रूस जुए को उतार फेंक सकते हैं तो हम क्यों नहीं फेंक सकते। तो इस तरीके से वर्सा संधि को भंग करना, 1955 को वर्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। यह सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 साम्यवादी राष्ट्रों का सैनिक गठबंधन था। इस संधि की भूमिका में यूरोप के सामूहिक सुरक्षा की पद्धति को स्थापित करने पर बल दिया गया। शीत युद्ध के अंत के साथ वर्सा पैक्ट भी समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ और 1 जुलाई 1991 को वर्सा पैक्ट समाप्त करने का समझौता हो गया और इसके साथ यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया। यूगोस्लाविया निर्गत आंदोलन के संस्थापक राज्यों में से एक है। यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के साथ मिलकर निर्गुट आंदोलन को जन्म दिया। 1989 से 1992 में भी यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति इस आंदोलन के अध्यक्ष थे। इस आंदोलन के कारण यूगोस्लाविया की प्रतिष्ठा विश्व राजनीति में शिखर पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। शीत युद्ध के काल में पूर्वी यूरोप के राज्यों में यूगोस्लाविया एकमात्र उदारवादी राष्ट्र था। वह सोवियत संघ के गुट से पृथक रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी समाजवादी नीतियों का क्रियान्वयन कर रहा। वह यूगोस्लाविया आंतरिक के संघर्षों, झगड़ों, दंगों और जाति विवादों के चंगुल में फंसकर विघटन के कगार पर पहुंच गया। अपने पड़ोसी देशों में आई लोकतांत्रिक क्रांतियों की आंधी ने यूगोस्लाविया को पूर्णतः अलग थलग पड़ गया और राष्ट्रवादी उफान से उत्पन्न जाति घृणा के शिकार होकर विघटन की प्रक्रिया को उखाड़ने लगा। 1946 में संविधान के द्वारा 6 गणराज्यों सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो व बोस्वानिया हर्जगोविया को संघीय गणराज्य घोषित किया गया। परंतु वस्तुतः यूगोस्लाविया एक ऐसा राष्ट्र है जहां कई राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं। कई धर्म मतावलंबी भी यहाँ हैं। प्रारंभ में लोगों की पारस्परिक सद्भावना थी, किंतु अब स्थिति में परिवर्तन आया और पारस्परिक सद्भाव के स्थान विद्रोह और घृणा, अविश्वास ने ले लिया। यूगोस्लाविया की विघटन की प्रक्रिया जुलाई 1990 में उस समय प्रारंभ हुई जब उसके एक गणराज्य सर्बिया के स्वायत्त शासित प्रांत कोसोवो की अल्बानिया जात ने सर्बिया के अपनी पृथक स्वतंत्रता घोषणा कर दी। अगस्त 1990 में क्रोएशिया के मात्र 12% सर्बिया के सुशासन की मांग को लेकर के हुए जन्म संग्रह में सफलता प्राप्त कर ली। दिसंबर में सर्बिया के सांदजाक क्षेत्रों में सर्बिया और मुसलमानों के दंगे भड़क उठे और जातीय राष्ट्रवाद घृणा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। बोस्निया के मुसलमानों ने यह घोषणा कर दी कि यदि
स्लोनिया और क्रोशिया ने यूगोस्लाविया महासंघ के संबंध विच्छेद किया तो वह भी महासंघ से पृथक हो जाएंगे। इस तरीके से 45 वर्षीय साम्यवादी शासन के बाद 1990-91 से यह देश लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ और यहाँ 1990 के विद्रोह के बाद संघीय गणराज्य बन गया। किंतु राष्ट्रवाद की आंधी ने साम्यवाद को ध्वस्त होने के साथ साथ यूगोस्लाविया को भी विघटित कर दिया। 1991 में विघटित यूगोस्लाविया में 5 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां अस्तित्व में आई। नई यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य में सर्बिया और मोंटेनेग्रो हैं। 4 अन्य राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मैसेडोनिया के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस तरीके से साम्यवादी गुट का अवसान हो गया और साम्यवादी गुट का जो प्रभाव है वह पहला प्रभाव तो शीत युद्ध का अंत हुआ। इसके प्रभाव से साम्यवादी खेमे के विघटन में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और तनाव रहित नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिससे विश्व विशेषकर यूरोप के लगभग आधी आबादी के बाद शांति की स्थापना की गई। दूसरा प्रभाव यह रहा कि रूस की भूमिका में परिवर्तन हुआ। साम्यवादी गुट के बिखराव से रूस के अंतर्राष्ट्रीय वजन कम हुआ और उसकी महाशक्ति की पदवी का प्रभाव हुआ। उसने रूस के बीमार और जर्जर होती अर्थव्यवस्था को उजागर कर दिया। तीसरा प्रभाव यह हुआ कि साम्यवाद का प्रभाव हुआ। साम्यवादी गुट के बिखराव से साम्यवाद का प्रभाव प्रारंभ हुआ। इससे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, सर्वहारा वर्ग के अन्यायवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों को दफनाया है। इसने यूरोप की साम्यवादी पार्टियों को समाजवादी पार्टियों और पीपल्स डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेसी में बदल दिया। चौथा जो है प्रभाव, विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक। साम्यवादी गुट के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया। आज राष्ट्रों की विचारधारा के आधार पर बांटा नहीं जाता। पूर्व साम्यवादी देश अछूते नहीं कहलाते। रूस, अमेरिका, चीन आर्थिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। साम्यवादी देश बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। अगला जो प्रभाव पड़ा, लोकतंत्र की सर्वव्यापकता। साम्यवादी के विघटन के बाद लोकतंत्र में एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली ही प्रमाणित नहीं किया, बल्कि उसने सर्वव्यापकता को भी स्थापित कर दिया। पूर्वी यूरोप में वहीं लोकतंत्र की बयार ने उन देशों में सर्वाधिकारवादी सरकार को उखाड़ कर वहां लोकतांत्रिक सरकारें ही स्थापित नहीं की, बल्कि उसके प्रथम झटके जून 1989 के थियांगअनमन की घटना द्वारा चीन ने भी महसूस किए। अगला है एक ध्रुवी विश्व जो है ये प्रभाव पड़ा। साम्यवादी गुट के प्रभाव के बाद अमेरिका विश्व का एकमात्र महाशक्ति है। वह विश्व के एकमात्र पुलिसमैन या महानायक है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष हस्तक्षेप द्वारा किसी क्षेत्र के संतुलन को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों का प्रचंड शक्ति ही नहीं परंतु आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। लेकिन ये तो 20वीं शताब्दी की बात है। 21वीं शताब्दी आते आते केवल 20 वर्ष ही बीते हैं कि आज इस 2020 के प्रसंग में ये देखा जाए तो अमेरिका भी आज जो है वह अमेरिका नहीं रहा जो 20वीं शताब्दी में साम्यवादी गुट के अवसान के बाद एक ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में, विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा था। अब यह अमेरिका जो है निश्चित रूप से यदि कहा जाए तो एक ऐसी भीषण महामारी ने इसको भी लाचार विवश करके घुटने के बल ला करके खड़ा कर दिया। तभी जो है भारत जैसे देश से वह हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे देश हैं जो इतनी छोटी नॉमिनल दवाओं की मांग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी तक ये सारे देश अणु बम, परमाणु बम की तरफ लगे थे। ऐसी समस्याओं और दूरदर्शितापूर्ण विचारधारा का अबाध से दूरदर्शी विचारधारा की प्रासंगिकता इन देशों में दिखाई नहीं देती है। धन्यवाद।